हेलो। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एलएलपी का, वो है मेरिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो एलएलपी हमने बनाई है कि इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या गुण है इसके अंदर, कि हम एक पार्टनरशिप जो एक्ट था या पार्टनरशिप थी, या अगर हम कंपनी की बात करें तो इसकी जो डीमेरिट्स थी, और उन डीमेरिट्स की वजह से एक नया विकल्प जो सामने आया है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, वो एलएलपी है। देखो इसके अंदर क्या है, इसके गुण क्या क्या हैं जिनके वजह से जो एलएलपी है वो बेटर मानी जाती है बजाय कि पार्टनरशिप या कंपनी से। इजी टू फॉर्म है, असीमित दायित्व साझेदारी है, उसका निर्माण बहुत इजी है। कंपनी की जो अपेक्षा में यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ है, वो औपचारिकताएं हैं, वो कम पूरी करनी पड़ती हैं। कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके एक वैलिड बिजनेस चलाने के लिए अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो कोई एक डॉक्यूमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं अपने नाम से, और साइन करके उसे रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएं और एलएलपी का निर्माण कर सकते हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व, जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो इसके साझेदार हैं उनसे इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, अलग है। सीमित दायित्व साझेदारी एक ऐसी संस्था है जिसका जो वैधानिक अस्तित्व है वो क्या है, इसके साझेदारों से अलग है। जो एलएलपी है वो अपनी जो फंड्स हैं या उसके पास जो एसेट्स हैं वो अपने नाम से उन संपत्तियों को अपने पास रख सकती हैं। इसके बाद स्थायी अस्तित्व या परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या है कि किसी भी एलएलपी में अगर कोई पार्टनर है मृत्यु के कारण, पागलपन या दिवालियापन के कारण छोड़ के जाता है, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो इसका जो अस्तित्व है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनर की यहाँ पे जो मेन है इसके अंदर डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस हम बोले पार्टनरशिप में और एलएलपी में, वो क्या है कि जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की यहाँ पे वो क्या रहती है, उनके द्वारा जो पूंजी लगाई है, जो पूंजी इन्वेस्ट की है, उस पूंजी तक सीमित होती है। एलएलपी फर्म का जो दायित्व है इसके व्यापार की संपत्तियों तक ही सीमित होता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी एक पार्टनर के फ्रॉड के कारण क्या होता था कि सारा जो लॉस है वो सारे पार्टनर को बियर करना पड़ता था, यहाँ पे सिर्फ उसी व्यक्ति को बियर करना पड़ेगा। इसके बाद है फ्लेक्सिबल टू मैनेज है। एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर इसका जो मैटर है, इसका जो मैनेजमेंट होगा एलएलपी का, उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है किस तरीके से काम करना है। एलएलपी एग्रीमेंट के जो ठहराव किया गया, ठहराव के रूप में साझेदारी का कैसे संचालन करना है, कैसे चलानी, कैसे मैनेज करना है, ये निर्णय कौन लेते हैं, पार्टनर लेंगे। तो इजी है, फ्लेक्सिबल है इसको मैनेज करना। इसके बाद है इजी ट्रांसफरेबल ऑनरशिप। साझेदारी जो ठहराव है, साझेदार बनना और छोड़ना आसान है। तो इसके जो साझेदारों की ठहराव होगा, जो एग्रीमेंट होगा, उसकी शर्तों के अनुसार इसके अगर ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, तो ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना भी इजी है। इसके बाद है इजी टू राइज मनी। पैसा राइज करना भी एलएलपी के लिए थोड़ा आसान होता है। जैसे कोई सोल प्रोप्राइटर है या साझेदारी है, उसमें अगर फाइनेंस अरेंज करना है बिजनेस के लिए तो थोड़े सा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, तो एक कंपनी की तरह, जैसे कंपनी है वो पैसा इकट्ठा करती है कि इन्वेस्टर को वो आकर्षित करती है, जो इन्वेस्टर होती हैं या जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, तो उनको वहाँ से भी पैसा राइज करना एक एलएलपी के लिए आसान होता है। बाध्य करने की क्षमता, एक उचित वैधानिक व्यक्ति के रूप में जो एलएलपी है वो अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है। जो दूसरा पार्टनर है, दूसरे जो व्यक्ति हैं, थर्ड जो पार्टी है, वो भी कंपनी के ऐसी फर्म के ऊपर क्या कर सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है अगर कोई ऐसा मैटर होता है तो। इसके बाद है साझेदार दूसरे साझेदार के अभिकर्ता नहीं है, मतलब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। एक साझेदार द्वारा किया गया कार्य के लिए दूसरे साझेदार बाध्य नहीं होंगे, तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मतलब क्या है, एलएलपी में जो कंप्लाइंसेस है वो एक प्राइवेट कंपनी की बजाय भी कम होते हैं। मतलब जो औपचारिकताएं होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो कम पूरी करनी पड़ती हैं बजाय कि एक
कंपनी के, तो इसको बोलते हैं कंप्लाइंस। इसके बाद है लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन, जो टैक्स की रेट है वो क्या है, कम है। कॉरपोरेट के ऊपर गवर्नमेंट फ्लैट रेट 30% से टैक्स चार्ज करती है, तो फर्म के ऊपर किस रेट से, 25% से। इसके बाद है नेचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेचर क्या है इसकी, क्या क्या विशेषताएं हैं, देखो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो क्या है, इज ए बॉडी कॉरपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट है क्योंकि जो एलएलपी एक्ट के अधीन ये निर्मित की गई है। इनकॉर्पोरेटेड एक ऐसी संस्था है जिसका क्या है, अपना एक अस्तित्व है, इसका खुद ये एंटिटी है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ये, जो साझेदारों से क्या है, अलग है। साझेदारों में साझेदार है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन से इसके अस्तित्व पे, इसके जो अधिकार हैं, जो दायित्व हैं, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो साझेदारी एक्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू इसके ऊपर नहीं होता। पार्टनर्स है, कोई भी जो व्यक्ति है, कोई संस्था है, वो संस्था साझेदारी में साझेदार बन सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति है एलएलपी के लिए साझेदार बनने के योग्य कब नहीं होगा, अगर वो न्यायालय द्वारा क्या है, अनसाउंड माइंड का, उसके समक्ष न्यायालय द्वारा अनसाउंड माइंड का घोषित कर दिया गया है। जो वो क्या है, इंसॉल्वेंट है वो व्यक्ति, और दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया है या आवेदन के अधीन विचाराधीन है, वो खुद चाहता है कि मुझे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को एलएलपी में पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद है साझेदारों की न्यूनतम संख्या, कितनी संख्या रहेगी यहाँ पे, प्रत्येक सीमित दायित्व साझेदारी में कम से कम 2 साझेदार अवश्य होंगे। 2 से घटा के संख्या 1 रह सकती है, और एक व्यक्ति जो कामकाज 6 महीने के अधिक समय के लिए अगर वो चलाता है, चला सकता है यहाँ पे, लेकिन वो क्या रहेगा, व्यक्तिगत रूप से फिर क्या रहेगा, वो उन कामों के लिए व्यक्तिगत रूप से जो दायित्व रहेंगे वहाँ पे, वो उनके लिए खुद व्यक्तिगत रूप से लायबल होगा। इसके बाद है डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप। नामोदिष्ट साझेदार क्या होते हैं, एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जो व्यक्ति हो, इंडिविजुअल होने चाहिए, और वो भी उनमें से एक है जो वो भारत का निवासी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई संस्था है वो भी एलएलपी की पार्टनरशिप में होगी, तो हम उस संस्था को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बोल सकते, तो उस संस्था को एक अपना व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई कंपनी है, तो एक अपना व्यक्ति नॉमिनेट करना पड़ेगा, और वो नॉमिनेट व्यक्ति होगा उस संस्था की तरफ से, उस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसको हम बोलेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला कि वो भारत का निवासी होना चाहिए। भारत का निवासी होने के लिए क्या कंडीशन होती है, भारत का निवासी के लिए जो व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति जो प्रीसीडिंग ईयर है, मतलब जिस साल हम उसकी ऐसी देख रहे हैं रेजिडेंस स्टेटस, जब हम उसका चेक कर रहे हैं उस व्यक्ति का, तो हम किस तरीके से देखेंगे कि जिस साल हम उसका रेजिडेंस देख रहे हैं उससे तुरंत पहले के जो साल में कम से कम वो 182 दिन कहाँ है, इंडिया में रहा हो। ये अवधि 182 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 182 दिन तो इंडिया में वो पिछले प्रीवियस ईयर में रहा है। इसके बाद है जो प्रलेख है, इनकॉर्पोरेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा, उसमें अगर कोई और व्यक्ति को टाइम टू टाइम चेंज कर रहा साझेदार, तो वहाँ पे भी उसमें चेंज करके साझेदार बनाया जा सकता है। सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी है, उसके ठहराव की शर्तों के अनुसार ही जो एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसके अनुसार ही एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, उन्हीं शर्तों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति को तब तक डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप नहीं दी जा सकती जब तक वो अपनी सहमति इसके ऊपर नहीं देता। डेजिग्नेटेड पार्टनर की नियुक्ति के बाद 30 दिन के अंदर अंदर ये इन्फॉर्मेशन है जो वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ेगी, और वहाँ पर ये फाइल करवानी पड़ेगी। कुछ आवश्यकताएं हैं और शर्तें हैं, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को पूरी करनी पड़ती हैं। वो क्या है, जैसे एलएलपी का जो नियम है 9, उसका क्लॉज 1 2009 के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति एलएलपी साझेदारी के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप नियुक्त नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता, अगर पिछले 5 साल में कभी उसको दिवालिया घोषित किया गया है, या पिछले जो 5 सालों में उसने लेनदारों का भुगतान नहीं किया है, उसने किसी न्यायालय में ऐसा कोई मिसबिहेव किया, नैतिक दुराचरण के आधार पर, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो इमोरल रहा है, किसी अपराध के लिए उसको क्या दिया गया है, दोषी करार किया गया है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, और जिसकी वजह से कम 6 महीने का उसको क्या हुई हो, सजा हुई है, 6 महीने का कारावास वो
मतलब उसको मिली है कोई ऐसी सज़ा, तो ऐसे व्यक्ति को डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप नहीं दी जा सकती। यदि उसे अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपराध के लिए कोई दोषी करार दिया गया है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो जो नोटिफिकेशन जारी करती है, जो ऑफिशियल गजट आता है, उस गजट में किसी व्यक्ति से संबंधित ऐसी अयोग्यता को हटा सकती है। इसके बाद है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको ऐसा एक नंबर मिलेगा। और जो ये पूरा प्रायोजन होगा, ये कंपनी एक्ट 1956 के जो प्रावधान है वो इसके ऊपर लागू होंगे कि किस तरीके से उसको DPIN नंबर प्राप्त करना है, जिसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद है लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जो नामोदिष्ट जो साझेदार होगा उसकी यहाँ पे क्या क्या जो लाइबिलिटीज़ हैं वो रहेंगी। एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को वो सभी कार्य, एक LLP एग्रीमेंट में जो चीज़ें लिखी हुई है और फर्म के जो ऑलमोस्ट कार्यों के लिए वो व्यक्ति क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही लाइबल होते हैं। जैसे वर्किंग पार्टनर काम करता है पार्टनरशिप फर्म में, ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP में काम करते हैं। तो कोई कार्य है, विषय है, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, रिटर्न फाइल करनी है, कोई ऑडिटिंग का काम है, तो जो ये जो कार्य हैं ये डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ द बिजनेस पे कि किस टाइप का बिजनेस है, तो उसी टाइप के यहाँ पे कार्य रहेंगे। और उन कार्यों के लिए कौन व्यक्ति लायबल होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर लायबल होगा। अगर अधिनियम के कोई प्रावधान उसका उल्लंघन किया जाता है, तब भी जो जुर्माने के लिए जो जिम्मेदारी है वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की यहाँ पे रहेगी। चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज करना LLP में क्या होगा, इसके अंतर्गत अगर किसी कारण से जो वैकेंसी है डेजिग्नेटेड पार्टनर की वो वेकेंट हो जाती है, तो 30 दिन के अंदर दूसरे डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसकी नियुक्ति यहाँ पे करनी पड़ेगी। और उसकी नियुक्ति के बाद जो इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रार के पास फाइल करवानी पड़ेगी। इसके बाद है सेक्शन 7, 8, 9 का जो उल्लंघन है उसके हेतु दंड। यदि LLP के इस अधिनियम में सेक्शन 7 क्लॉज 1 के अंतर्गत जो डेजिग्नेटेड पार्टनर उसकी नियुक्ति की गई थी, डेजिग्नेटेड पार्टनर नियुक्ति करने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में सीमित दायित्व साझेदारी या इसका प्रत्येक जो साझेदार है वो लायबल रहेगा 10,000 रुपये तक के जुर्माने के लिए, और मैक्सिमम बढ़ा के जो इसकी लिमिट है वो 5 लाख तक हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इसके नियमों का उल्लंघन भी करता है तो उस टाइम पे या पूरा नहीं करता इनको, तो जो उसको एक सज़ा मिलेगी और वो जुर्माना 10,000 से लेके यहाँ पे 1 लाख तक दी जाएगी। जो सेक्शन 7, 8 और 9 के अंतर्गत जो कोई अगर उल्लंघन करता है तो इतने रुपए की उसको क्या लगेगी, पेनल्टी लग सकती है। तो ये जो पॉइंट्स से ये रिलेटेड थे कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नेचर है LLP की।